आज हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। हमने बात करी है उपसर्ग, प्रत्यय या समास, ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्द है भाषा में जिससे नवीन शब्दों का निर्माण होता है। इसलिए उपसर्ग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो उपसर्ग से बनते हैं। इसलिए हमें उपसर्ग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिएगा कि भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं। हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी शब्द को नया बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए, उसमें क्या तोड़ा जाए कि वो हम जो परिभाषित करना चाहते हैं वो बात को समझ सके, सामने वाला हमारी संवाद को वो समझ सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि नई नई संकल्पनाएं करते हैं और उन संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाते हैं। इस प्रकार भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती है और हम उनके लिए नए शब्द बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मैं एक पहला बताती हूँ, मूल शब्द के आरंभ में जोड़ने वाले मतलब उपसर्ग जो प्रीफिक्स है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। मूल शब्द के आरंभ में कोई शब्द रूप जो जोड़कर बनाते हैं। एक शब्द है हमारा असुंदर। अब इस असुंदर में अ कर जोड़ देते हैं सुंदर में, तो ये जो अ है ये हमारा उपसर्ग है और सुंदर जो दूसरा शब्द है इन दोनों के मेल से बनता है असुंदर। ऐसे ही ईमान में अगर हम बे जोड़ देते हैं, बे उपसर्ग अगर हम लगा देते हैं तो शब्द बनता है हमारा बेईमान। हम कह सकते हैं कि नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। अर्थात नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के शुरू में, प्रारंभ में या आदि में जो अंश जोड़ जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे ही शब्द बनाने का जो नवीन जो संकल्पना है हमारी वो है मूल शब्द के अंत में कोई शब्द अगर हम जोड़ देते हैं, कोई शब्द रूप कोई भी हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, सुंदर में जोड़ देते हैं हम ता, तो वो शब्द बनता है सुंदरता। आदर है, आदर में अगर हम अंत में आदर शब्द के अंत में हम जोड़ देते हैं नीय, तो आदर धन नीय, आदरणीय। इसी तरह से एक और शब्द ले लीजिएगा, जैसे योग है। योग में अगर हम अंत में योग शब्द के अंत में शब्द रूप जोड़ते हैं ई, तो इससे बनता है योगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले अंश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो हमारी संकल्पना है वो है 2 मूल शब्दों को मिलाकर। कैसे होता है, जैसे राष्ट्र, धन, पिता, 2 मूल शब्द है, दोनों ही मूल है। जैसे राष्ट्र हुआ और पिता हुआ, तो ये जो मूल शब्द है इन दोनों के मिल जाने पर जो हमारा शब्द रूप बनेगा वो बनेगा राष्ट्रपिता। जैसे प्रधान, धनमंत्री, तो हमारा शब्द जो बनेगा वो है प्रधानमंत्री। इस तरह से मतलब जो मूल शब्द है उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो उससे भी हमें एक जो नया शब्द मिलता है। तो इससे भाषा का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि 2 शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को समास या समस्तपद कहते हैं। इस प्रकार हम क्या कहेंगे देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा में 3 प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं। पहला उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा, तीसरा समास द्वारा। अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की क्या परिभाषा है, उपसर्ग का माने क्या है, आप उपसर्ग के क्या मायने लेते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़ देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा बारीकी से देखिए, सुनिए कि भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड, भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो
शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वो जो भी कोई शब्द है, भाषा का कोई भी लघुतम शब्द अर्थवान खंड होगा और वो शब्दों के आरंभ में लग जाता है और उसके लगने के परिणाम स्वरूप एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। शब्दों तथा उपसर्गों में क्या अंतर है? यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं। क्या होता है? उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होते। इनका अस्तित्व, जो उपसर्ग होते हैं उनका अस्तित्व स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होता है। ये बंधे हुए होते हैं अपने अर्थवान शब्द के साथ में। ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते और इनकी भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में भी नहीं होता है। और उपसर्गों से बने शब्दों का अगर आप एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे, आप देखिएगा, नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग, और जो नी का मतलब है नीचे, निषेध। अब इस नी उपसर्ग को, ये अर्थवान शब्द है और इस उपसर्ग को वास अर्थवान शब्द के साथ में हम जोड़ देते हैं तो हमारे नी धन वास, इससे क्या बनता है? निवास। तो नी का जो अर्थ है वो होता है नीचे या निषेध, या मतलब निषेधात्मक रूप में होता है या नीचे के अर्थ में होता है। लेकिन जब ये वास से जुड़ जाता है तो निवास, यानी कि निवास मतलब रहने का स्थान। तो ये नया शब्द का निर्माण हो गया तो हमारी भाषा का विकास हुआ। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि अगर परा उपसर्ग है, परा का मतलब होता है विपरीत या पीछे। परा मतलब विपरीत भी होता है इसका अर्थ और पीछे भी होता है। एक उदाहरण लेते हैं हम, परा धन जय, पराजय। पराजय, जय का विपरीत क्या होता है? अजय, यानी जिसकी जय नहीं हो तो उसको हम कहेंगे पराधन जय, पराजय। ठीक है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वी उपसर्ग वाला देखिए आप। वी उपसर्ग जिसका मतलब होता है विशिष्ट या भिन्न, या मतलब जो विगत होता है, उस अर्थ में हम इसको वी उपसर्ग को लेते हैं। जैसे इसमें हम जोड़ते हैं वी धन वाद। वी धन वाद शब्द बनता है विवाद। वाद मतलब बात करना, और वी मतलब या तो विशिष्ट होगा या विगत होगा या भिन्न होगा, भिन्न जो है। लेकिन जब इसमें नया शब्द जब हम वी धन वाद दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो हमें एक नवीन शब्द मिलता है और उसे हम कहते हैं विवाद। तो ये जो नया शब्द बना है, इसने नवीन शब्द के निर्माण से भी भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संस्कृत के जो कुछ शब्द है, वे शब्द या शब्द में इतने अधिक मतलब शब्दांश हमारे इतने प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग भी मतलब हिंदी के उपसर्गों में प्रयोग करने लगे। पहला तो हमने करा है कि भाई कोई भी अर्थवान शब्द सबसे लघुतम इकाई के साथ जुड़ करके नवीन शब्द का निर्माण कर लेते। और दूसरे जो हम देखते हैं, संस्कृत में भी कुछ संस्कृत वाले भी जो कुछ शब्द होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके फिर वो भी क्या करते हैं, वो भी एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे अ उपसर्ग है और अर्थ अ का मतलब होता है निषेध। अब इसमें अ के साथ में चल शब्द जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है अचल। अपन देख रहे हैं कि संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश बहुत प्रचलित हो गए और इनका प्रयोग भी अपन हिंदी में उपसर्गों की तरह ही प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो निषेध है, निषेध शब्द को अ उपसर्ग के साथ जब बनाते हैं तो अ धन चल अचल बनता है। ऐसे यहाँ अपन देखते हैं ज्ञान, अ धन ज्ञान, अज्ञान। अब एक और देख लीजिएगा, जैसे अधः। अधः मतलब नीच, निम्न कोटि का जो होता है नीच, या फिर नीच मतलब नीचे की ओर, नीचे जाने वाला। ठीक है। अब हम इस अधः उपसर्ग को हम गमन शब्द के साथ में जोड़ते हैं, अधः धन गमन, अधोगमन। ऐसे ही हम देख सकते हैं अधः उपसर्ग से ही अधः धन गति, अधोगति। तो ये जो शब्द है
जो संस्कृत के जो शब्द है, ये शब्द भी हमारे हिंदी में ऐसे इतने ज़्यादा मतलब ऐसा प्रचलित हो गए हैं, या ये समझिए कि इनसे हम इतने ज़्यादा सुपरिचित और सहज महसूस करने लगे हैं कि इनका यथावत संस्कृत के शब्दों को ही हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके और नवीन शब्द का आविष्कार करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह से जो तद्भव उपसर्ग है, ये भी तद्भव उपसर्ग होते हैं या हिंदी के उपसर्ग है। इन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से हुआ है। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं? इनका विकास भी संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते थे ना, उन्हीं से होता है, और इसलिए इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और ये उपसर्ग की जैसे प्रयोग में आते हैं, जैसे आपको उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, जैसे अभी बात करते हैं, अ उपसर्ग है। अ का मतलब अभाव या निषेध के अर्थ में ले लेते हैं। और इसमें मर, अ धन मर, अमर, इसमें अ धन मर, अमर शब्द बनता है। अ धन भाव, अभाव शब्द बनता है। या आप ले लीजिएगा अ धन भय, अभय। इस प्रकार से जो तद्भव शब्द, तद्भव उपसर्ग जो होते हैं, वो संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही बने हैं। उन्हीं के शब्दों के साथ में से इनका निर्माण हुआ है। अब है संस्कृत के अव उपसर्ग से भी विकसित होते हैं। कैसे? अव मतलब कु, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कु उपसर्ग है और बुरा हमारा, कु का मतलब होता है बुरा, अर्थ इसका जब निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है बुरा। अब ये क धन पूत, कपूत, क या कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है। अब मैंने बात करी है कपूत शब्द में। कपूत शब्द, पूत शब्द के अंदर यदि क उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वह बनता है कपूत। ऐसे ही चौ, चौ का मतलब अर्थ लिया जाता है चार, चौतरफा, यानी चौतरफा, चारों तरफ, चौतरफा। ऐसे ही संस्कृत का निरुपसर्ग, संस्कृत का जो निरुपसर्ग होता है, नी र जो निर, यानी र में हलंत है, आधा र है ये। तो इसमें भी कैसे करेंगे हम? इसमें जैसे पर, हम पर उपसर्ग लगाते हैं। पर मतलब दूसरी पीढ़ी का, पर मतलब दूसरा, दूसरे हैं। तो इसमें अपन जैसे दूसरी पीढ़ी से लेते हैं, पर धन दादा लगाते हैं। दादा शब्द में पर उपसर्ग लगाया तो बन गया हमारा परदादा। ऐसे ही आप देखिए पोता शब्द है। इस पोता शब्द में अगर पर लगाते हैं, पर उपसर्ग जोड़ा जाता है तो वह शब्द बनता है परपोता। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत के जो अव उपसर्ग है उससे संस्कृत के निर उपसर्ग से विकसित होता है। इसी प्रकार से संस्कृत के प्र उपसर्ग से भी ये नए शब्दों का हमारे हिंदी भाषा में विकास हम देख सकते हैं। जैसे प्र का देखिएगा, भर हमारा उपसर्ग है और भर का जो अर्थ ले रहे हैं वह है पूरा। भर धन मार, यानी मार शब्द में भर उपसर्ग लगाया, तो इस भर उपसर्ग के द्वारा शब्द बनता है भरमार, है ना, पूरा भरा हुआ भरमार। ऐसे ही पूर शब्द में अगर भर उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हो जाता है भरपूर। ठीक है। अब हम हमारे ये जो तद्भव शब्दों से तद्भव उपसर्गों का निर्माण और संस्कृत के जो शब्द प्रचलित हैं उनसे हमारे हिंदी भाषा में बहुत प्रचलित और सहज होने के कारण इन शब्दों को यथावत उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके भी नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अब तीसरा जो तरीका है शब्द निर्माण का उपसर्ग में, वो है आगत विदेशी उपसर्ग। ये उपसर्ग का तीसरा वो है। अब ये आगत या विदेशी क्या होते हैं? यानी जो विदेशी भाषाओं में जो उपसर्ग हिंदी में आ गए, विदेशी भाषाओं से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या जो लोग भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपना शासन किए, आधिपत्य स्थापित करके यहाँ राज करके जो लोग गए हैं, वहाँ के जो लोगों ने यहाँ हमारे भाषाओं के बीच में
कुछ अपने शब्दों का प्रयोग किया है, तो उन भाषाओं से जो जितना सहज लगा आम जन को, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और यही विदेशी भाषाएं, जिन विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग कहते हैं। इनमें जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं हैं। और इन भाषाओं से आने वाले उपसर्ग सारे आगत या विदेशी जो उपसर्ग है उनमें आते हैं। जैसे अपन कुछ प्रमुख आगत उपसर्गों का अगर उदाहरण देखें तो हम पाते हैं कि ब उपसर्ग ले लीजिएगा एक उदाहरण। अर्थ है उसके के साथ से, ये इसके साथ में खूबी शब्द को हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है खूबी। में ब अगर उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बखूबी। दौलत अगर हम एक शब्द है, इस दौलत में ब उपसर्ग जोड़ने से बनता है नया शब्द बदौलत। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अरबी फारसी के कई ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा के शब्दों के साथ में जोड़कर, हिंदी भाषा के शब्दों में पहले जोड़कर उनको नवीन शब्दों का भी सृजन हुआ है। तो उससे भी एक भाषा का विकास हुआ है। अब आप देखिए, अल निश्चित, अल का मतलब निश्चित। तो अब इस अल उपसर्ग को अगर बेला शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है हमारा अलबेला। जैसे एक दूसरा और उदाहरण लीजिएगा, खुश। ये अरबी फारसी के जो शब्द हैं उनको हमने अपने शब्दों के साथ में प्रयोग किया है। तो खुश मतलब अच्छा, और इस खुश शब्द को, इस खुश उपसर्ग को यदि बू के साथ में जोड़ा जाता है तो इसमें जो नवीन शब्द सृजन होता है वह है खुशबू। इसी प्रकार से बद एक उपसर्ग के रूप में हम देखते हैं। जैसे बद का मतलब बुरा, तो अगर इस बद उपसर्ग को नाम शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा बदनाम। अगर जैसे बद शब्द को तमीज के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है बदतमीज। बदतमीज यानी बद में हलन, बदतमीज। ठीक है। इस प्रकार से अरबी फारसी से भी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि न केवल अरबी फारसी बल्कि अंग्रेजी के उपसर्ग भी हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। और ये सहज होने के कारण हिंदी भाषा के जो शब्द हुआ करते थे उनके साथ में एक तरह से जोड़ करके और नवीन शब्द का सृजन होता गया। हमें सहज लगा, आमजन को उचित लगा। तो जैसे अपन एक शब्द लेते हैं चीफ, जिसका अर्थ होता है प्रमुख। अब इसमें क्या किया हमने, चीफ धन मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर बना दिया। मिनिस्टर जो है उसमें जोड़ दिया। अब दूसरा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। ऐसे ही हमने ले लिया है जनरल। जनरल का मतलब होता है प्रधान। जनरल का मतलब क्या होता है? प्रधान। तो जनरल धन मैनेजर, तो वो क्या हो गया? जनरल मैनेजर। इसी तरह से असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब सहायक। असिस्टेंट धन क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के जोड़ने से जो अंग्रेजी के जो उपसर्ग है, चीफ हुआ, जनरल हुआ, डिप्टी हुआ, सब, असिस्टेंट, हेड, ये सारे के सारे जो शब्द हमने प्रयोग किए हैं ये मुख्यतः अंग्रेजी भाषा से हमने लिए हैं। और ये अंग्रेजी भाषा से शब्दों को लेकर के और हमने नवीन शब्दों का सृजन किया है जिनको हमारी हिंदी भाषा में यथावत प्रयोग कर लिया गया। तो इस प्रकार जब हमने ये पूरा देखा है कि उपसर्ग नए शब्दों के सृजन में बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार सारांश रूप में जो ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं उनके ऊपर एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं
वे उपसर्ग कहलाते हैं। सबसे मुख्य बात, मूल शब्द के आरंभ में। दूसरी बात, उपसर्ग अर्थवान होते हैं पर इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने भी बताया कि ये अपने शब्दों के साथ चिपके होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, न इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ये भाषा के बद्ध रूप है। ठीक है। तीसरी बात इसकी महत्वपूर्ण क्या है, उपसर्गों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। जैसे हमने देखो तत्सम उपसर्ग देखा है, तद्भव उपसर्ग देखा है, आगत और विदेशी उपसर्ग देखा है। आगत विदेशी में भी अपन ने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को, उपसर्गों को हिंदी भाषा के शब्दों के साथ जोड़कर एक नवीन शब्द का सृजन करते हुए हमने देखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपसर्गों को मतलब वर्गीकरण के आधार पर 3 रूपों में विभक्त किया है। और जो उपसर्ग हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं उनको हमने कहा है तत्सम उपसर्ग। और जिन शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है वे तद्भव उपसर्ग, ये तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप है और इसलिए इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी इनको हम मान सकते हैं। तीसरी बात जो मैं बता रही हूँ आपको वो है आगत या विदेशी उपसर्ग। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो। इस तरह से उपसर्ग का हमारे हिंदी जगत में भाषा के विकास के लिए, नवीन शब्दों के सृजन के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और हमें इनका पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।